गुड इवनिंग मित्रों, सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ चैप्टर में पढ़ेंगे मित्रों कारक। तो कारक में हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें से पहले देखते हैं हम प्रश्न कैसे बनता है। तो प्रश्न आप देख लीजिए। सबसे पहला शब्द यहाँ पर आपका आता है कि पहला प्रश्न यहाँ बनेगा मित्रों कि कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपका पहला प्रश्न बन गया। उत्तर क्या हो जाएगा? करने वाला। तो ये आपका प्रश्न बनेगा, ये आपका उत्तर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न क्या बनता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से। तो दूसरा प्रश्न बनेगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इसका संबंध वाक्य के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह से आपका मित्रों प्रश्न दिया रहेगा और आपका इसमें विकल्प भी दे दिया जाएगा। विकल्प में क्या दे दिया जाएगा? चलिए आपको हम यहाँ विकल्प भी दे रहे हैं कि उसे कहते हैं सर्वनाम। ये आपका पहला प्रश्न हो गया, सर्वनाम। तो ये ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका सर्वनाम। फिर आपका दूसरा हो गया कारक। दूसरा क्या हो गया? कारक। और तीसरा विकल्प आपका हो गया कर्ता। और लास्ट विकल्प आपका हो गया कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? कारक। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं। एक प्रश्न हम आपको और बनाकर दिखा देते हैं, फिर चैप्टर की शुरुआत देखते हैं। फिर उसके बाद आपका प्रश्न बन जाएगा प्राची, रिक्त स्थान, मधुर गीत गाया। अब यहाँ से आपका पूछा जाएगा कि इसमें क्या भरा जाएगा, कौन सा परसर्ग भरा जाएगा। यहाँ पे किस परसर्ग का प्रयोग होगा रिक्त स्थान पे, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ने। ठीक है, यानी ये आपका आंसर हो गया। फिर इसके बाद आपका एक प्रश्न मित्रों और आप देख लीजिए, इसके बाद हम सीधे शुरू करते हैं। फिर ये प्रश्न है आपका कि माँ। प्रश्न आपका क्या बन जाएगा? माँ सबके लिए खाना बना रही है। माँ सबके लिए खाना बना रही है। इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि माँ सबके लिए खाना बना रही है, कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ किस कारक का प्रयोग किया गया है, किस कारक का? तो हो जाएगा आपका मित्रों संप्रदान कारक।
तो इस तरह से आपके यहाँ इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से प्रश्नों की। तो प्रश्न की शुरुआत यहाँ से देख लीजिए आप। कहा कि यहाँ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे या उस रूप को हम कारक कहते हैं अथवा। यहाँ तक आपका एक परिभाषा हो गई है। फिर यहाँ ये कहा गया है कि अथवा संज्ञा या यहाँ है संज्ञा यहाँ से या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का जो है क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। तो इस तरह से हो गया मित्रों आपका। अब ये इसके बाद में हम केवल इसमें वही चर्चा करेंगे जो आपका यहाँ पर मेन प्रश्न मुझे लगेगा कि जहाँ से बनता है। अब इसके बाद आपका यहाँ से प्रश्न नहीं बन रहा है, फिर प्रश्न यहाँ से बनेगा कि कारक के भेद। तो यहाँ हम लोग इसको देख लेते हैं मित्रों, कारक के भेद में। तो प्रश्न आपका बनेगा कारक के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। संस्कृत में मित्रों अगर आप पढ़ते हैं तो कारक के 6 भेद होते हैं। और जो है उसके बाद यहाँ संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्हिनी कारक कहते किसे हैं, कारक चिन्ह। तो संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में हम कारक कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसमें से कारक के भेद। तो आपका यहाँ से प्रश्न एक बन जाएगा कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं तो हो जाएगा उत्तर 8। अगर आपसे पूछ लिया संस्कृत में कितने होते हैं तो कारक के 6 भेद होते हैं। किसमें, संस्कृत में। ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ प्रश्न बनता है कि विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं। तो कारक चिन्हों को ही विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। ये जो आपकी विभक्तियाँ ये इतना यहाँ पे है मित्रों, इन्हीं को हम क्या क्या कहते हैं आप देख लीजिए। इसी को हम कारक चिन्ह भी कहते हैं ये, और इन्हीं को हम परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग। और इसी को हम विभक्ति चिन्ह, ये तीनों नाम से हम इसको जानते हैं, विभक्ति चिन्ह। ये ने को से यहाँ पर जो भी है ये इसी सभी को हम विभक्ति चिन्ह, परसर्ग या कारक के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये आपका चिन्ह जो है कर्ता ने, इसका 0 भी चिन्ह है। तो ये 0 चिन्ह क्यों लगा है, जब हम लोग कर्ता कारक पढ़ेंगे तो बताएंगे। यानी कर्ता का चिन्ह ये शून्य हो गया और ने हो गया। कर्ता का चिन्ह यहाँ शून्य है, फिर यहाँ को है। करण का यहाँ चिन्ह से है, फिर संप्रदान का चिन्ह है को अथवा के लिए, को अथवा के लिए। फिर इसके बाद हो गया आपका अपादान का चिन्ह होता है से, किस अर्थ में, तो इसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। फिर इसके बाद है संबंध का। तो ये लिखा है का, की, के, रा, री, रे, जैसे राम का भाई, राम के पिता, इस टाइप से। और ये हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अब यहाँ लास्ट 2 बचे हैं। अधिकरण का चिन्ह यहाँ आप देख लीजिए। अधिकरण का चिन्ह जो होता है ये आपका में पर होता है। ठीक है। अधिकरण का चिन्ह आपका ये में और पर हो गया। संबोधन का हो गया 0 या हे, भो, अरे, अजी इत्यादि। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं
कि यहाँ पे जो इन्होंने इसके नीचे दिया है, मैंने कहा हम लोग केवल ऐसे प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और ये वासुदेव नंदन की बुक से पढ़ रहे हैं। जहाँ आपको मुझे लगता है कि वहाँ समझा देते हैं, समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद यहाँ है मित्रों आपका कि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग। पहले ये आपका सामान्य विभक्तियाँ विशेषताएं हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि सामान्यतः विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बनेगा, आप इसको देख लीजिए, विभक्तियाँ कैसी होती हैं। तो विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं। इनका अस्तित्व कैसा होता है? तो इनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है ये शब्दों के साथ संबंध को दिखाना। और इसलिए विभक्तियों का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर आपका हो गया कि विभक्तियों का कोई अर्थ नहीं होता। इनका काम केवल ये है कि शब्दों के साथ संबंध को दिखा देती हैं, बस। तो हम लोग दूसरे नंबर पर ये देखते हैं कि हिंदी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। और विभक्तियाँ प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं, जैसे मोहन की दुकान से यह चीज़ आई है। आगे इस पर हम लोग विचार करेंगे, इन्होंने लिखा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ये आपका विभक्तियों का प्रयोग। तो विभक्तियों का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। तो इनके प्रयोग में, विभक्तियों के प्रयोग में हम लोग ये देखते हैं कि इनमें क्या है। तो कहा है हिंदी में दो तरह की विभक्तियाँ होती हैं। एक होती हैं विश्लिष्ट मित्रों, एक होती है संश्लिष्ट। तो ये विश्लिष्ट विभक्ति जो है आपका और संश्लिष्ट विभक्ति है। अब यहाँ हम ये देख लेते हैं विश्लिष्ट और संश्लिष्ट है क्या। अगर विभक्ति संज्ञा के साथ आए, विभक्ति संज्ञा के साथ आती है तो वह विभक्ति विश्लिष्ट होती है। तो वह विभक्ति विश्लिष्ट होती है, ठीक है। और अगर विभक्ति जो है, यानी संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं, कहने का मतलब वो संज्ञा के साथ तो आती हैं, लेकिन संज्ञा के साथ आती हैं किंतु अलग रहती हैं। अलग कैसे रहती हैं? अलग रहती हैं कैसे? जैसे यहाँ हमने लिखा यह है राम ने। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, ये आ गया राम, ये संज्ञा है, इसके साथ विभक्ति आई ने है। तो हम कह सकते हैं कि इस विभक्ति को हम विश्लिष्ट विभक्ति कहेंगे, ठीक है। यानी इस विभक्ति को हम क्या कहेंगे? विश्लिष्ट विभक्ति। तो हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्या है? संश्लिष्ट अगला है। तो संश्लिष्ट को आप देख लीजिए। संश्लिष्ट क्या है? जब सर्वनामों के साथ विभक्तियाँ मिली होती हैं तो हम उसे संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। तो यानी कब? जब सर्वनाम के साथ विभक्ति मिली हो। सर्वनाम के साथ विभक्ति मिली हो तो हम क्या कहेंगे उसे? संश्लिष्ट। तो ये हो गया आपका संश्लिष्ट कहेंगे। अब इसको आप देख लीजिए, जैसे आया उसका, तो उसका आपको ऐसे नहीं लिखना है कि ये अलग हो ये अलग, आपको दोनों मिक्स करके लिखना है। तो ये उसका, देखिए ये का विभक्ति है आपका, इसके साथ मिली है, तो इसलिए हम इस विभक्ति को, उसका जो है ये पूरा यहाँ लाइन रहेगा और इसे हम कहेंगे संश्लिष्ट विभक्ति। तो इस तरह से मित्रों हमारा ये हुआ।
फिर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। फिर इन्होंने अगला है ये आपका कर्ता कारक। ये है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो यहाँ देख लीजिए कर्ता कारक होता क्या है। कहा इसमें इन्होंने वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है हम उसे कर्ता कहते हैं। तो देखिए हमने कारक का अर्थ भी करने वाला बताया था और यहाँ कर्ता का अर्थ भी हो गया करने वाला। लेकिन वहाँ हमने ये बताया था कि कारक जो होता है वो शब्दों के साथ संबंध सूचित करता है। कारक का काम होता है कि वो शब्दों के साथ क्या करता है? शब्दों के साथ संबंध को बताता है। शब्दों के साथ संबंध बताता है। कर्ता कारक क्या होता है? ये तो शब्दों के साथ संबंध बताया। कर्ता कारक हम उसे कहते हैं जो शब्द काम करने वाले होते हैं। कर्ता कारक हम उसे कहते हैं जो शब्द क्या है? काम करने वाले होते हैं। हम काम करने वाले, यानी जो शब्द काम करने वाले होते हैं हम उसे कर्ता कारक कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा से संबंध बताते हैं या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। तो मुझे आशा है मित्रों आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो इसमें इन्होंने और भी बताया है कि कर्ता कारक की दो विभक्तियां हैं। वो दो विभक्तियां क्या हैं? एक हो गया ने और एक हो गया ये आपका शून्य। ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग इसको देख ही ले रहे हैं चूँकि अब यहाँ पर आ गया है। तो जैसे हमने कहा कि श्याम मिठाई खाता है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। फिर हमने लिखा श्याम ने मिठाई खाया। ये हमने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखा है मित्रों। श्याम मिठाई खाता है और श्याम ने मिठाई खाया। तो अभी इन दोनों एग्जाम्पलों में यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ने चिन्ह नहीं आया है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ श्याम मिठाई खाता है तो यहाँ पर ने चिन्ह आपका नहीं आया है, जबकि इस वाक्य में आया है ने, श्याम ने मिठाई खाया। तो हम इसी को कह सकते हैं कि यह विभक्ति चिन्ह जो यहाँ है जीरो अर्थात क्या है? लुप्त है, जिसे हम अंग्रेजी में साइलेंट नाम से जानते हैं। साइलेंट हम लोग जानते हैं। तो यह विभक्ति चिन्ह यहाँ क्या है? लुप्त है अर्थात साइलेंट है। और यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह लग गई है तो यहाँ ये पहली ने हो गई और दूसरी आपका शून्य हो गई। इसीलिए यहाँ उस वाले में हमने देखा था कि जीरो और कर्ता लिखा था। फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं मित्रों कि पहला वह जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती। तो ये चीज़ यहाँ हमने आपको बता दिया। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ आपको इसमें बताने की ज़रूरत है। एक चीज़ और बताना बाकी रह गया। यहाँ पर इन्होंने एक शब्द दिया है, यहाँ देख लेते हैं, सप्रत्यय, और एक कहीं होगा अप्रत्यय या अप्रधान। ठीक है। तो जो हमने अभी अभी एग्जाम्पल लिखा था दूसरा लिख देते हैं। ये है राम ने फल खाया। राम ने फल खाया। और फिर दूसरा हमने लिखा राम फल खाता है। तो
तो बस यहाँ पे सा प्रत्यय का मतलब अगर मित्रों ये चीज़ हमारा लगा है तो ये आपका हो गया सा प्रत्यय। यही चीज़ जब ना लगा हो तो वह हो जाता है अप्रत्यय, मीन्स जिसमें प्रत्यय ना हो। खैर हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहाँ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, इसमें से केवल एकमात्र आपका प्रश्न बनता है मित्रों, वो ये है कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये आप लाइन याद रख लीजिएगा कि कर्ता के ने चिन्ह का अधिकतर प्रयोग पश्चिमी हिंदी में होता है। पश्चिमी हिंदी में आते कौन कौन से हैं? 4-5 भाषाएं, 4 नहीं 5 भाषाएं आती हैं मित्रों। तो एक हो गया आपका कन्नौजी, फिर हो गया आपका खड़ी बोली, फिर उसके बाद आपका हो गया हरियाणवी और कन्नौजी हो गया, खड़ी हो गया, हरियाणवी हो गया, एक हो गया मित्रों आपका बांगरू। तो इस तरह से कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी, बांगरू, एक भाषा और होती है मित्रों। तो इस तरह से ये आपका 5 भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये है आपका कि ये इसमें ने चिन्ह का प्रयोग ये देख लीजिए कहाँ होता है। फिर यहाँ पे आपका एक प्रश्न यहाँ भी बन जाएगा मित्रों कि ने चिन्ह का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम लोगों ने इसमें ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। पश्चिमी हिंदी, उधर 5 भाषाओं में आपको हमने बताया था कि पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं, जिसमें से कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, ये इतना आती हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मित्रों आगे। अगला हमारा ये है कि कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग देख ले कहाँ होता है। ने का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूत में, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत, यानी यहाँ चारों भूतकाल के यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। का हो अखिलेश, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद। एक 5वां जो इसमें नहीं दिया है वो होता है मित्रों अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ बताया है कि इस अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर बाकी सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है कर्ता के। एक नियम इन्होंने ये बता दिया। दूसरा नियम हम देख लेते हैं। दूसरा नियम ये कह रहे हैं कि जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो अपूर्ण भूत को से छोड़कर शेष सभी भूतकालों में कर्ता का चिन्ह ने होता है। इनके कहने का मतलब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, तो इसमें जो है कह देना और कहना और दिया, ये संयुक्त क्रिया हो गई, मोटे से छपा है तो ये संयुक्त क्रिया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दोनों खंड ये आपके सकर्मक हैं। दोनों खंड क्या हैं, सकर्मक। तो इसलिए इसमें आपका जो है ने चिन्ह लगेगा।
हम लोग अगला देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। अब ये है आपका दूसरा, हम लोग पढ़ लिए थे 3 नंबर नियम, देखते हैं तीसरे में आपका यहाँ पर ये है कि सामान्यतः आकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है। यहाँ इन्होंने ये बताया कि अगर क्रिया आकर्मक है तो उसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना। तो कहा जिनमें ने चिन्ह का प्रयोग कुछ है जो अपवाद स्वरूप होता है। इन्होंने ये बताया कि अकर्मक क्रिया में ने का प्रयोग नहीं होता मित्रों, लेकिन ये अपवाद शब्द जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये आए दिन अक्सर। तो यहाँ देखिए, उसने थूका, राम ने छींका, उसने खांसा, उसने नहाया। इन्होंने ये कहा है कि ये सारी क्रियाएं जो इसमें हुई हैं वो कैसे हैं, अपवाद स्वरूप। जबकि ये क्रियाएं आकर्मक हैं, फिर भी यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है। तो ये चीज़ है कि इन क्रियाओं के बाद यहाँ स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि कहा इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता। इन्होंने ये चीज़ लिखा अपवाद स्वरूप होता है, यानी ने का प्रयोग ये नहीं लगता है। कब, आकर्मक में। कब, जब क्रियाओं के बाद कर्म न आए। अगर इन छींकने से पहले, थूकने से पहले अगर कोई कर्म लगा होता तो इसमें ने चिन्ह नहीं होता। और अगर जैसे कर्म कैसे लगता, उसने नहाता, यानी वह बाथरूम में नहाता है, तो यहाँ वह के बाद ने नहीं लगेगा, सीधे हो जाएगा वह बाथरूम में नहाता है। तो यही चीज़ इन्होंने बताया। अगर हमने लिखा वह बाथरूम, स्नानगृह, जो भी आप समझें। खैर, तो हम लोग अगला देखते हैं। आशा है मित्रों आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ इन्होंने ये बताया, जब आकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। क्या, जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी। अब यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ कहा है कि जब आकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए, यहाँ चाल चलना, तो ये चाल चलना क्या है, ये आपका आकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ कैसी चाल चली, टेढ़ी, सकर्मक हो गई, इसलिए यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग लग गया मित्रों। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर की क्रिया है। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में ये है कि प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर से सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए, प्रेरणार्थक भूतकाल क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये है पढ़ना, ये है आपका पढ़ना, और ये हो गया पढ़ाना, और ये हो गया पढ़वाना। ये आपका हो गई प्रेरणार्थक क्रिया, यानी ये आपका हो गया क्रिया, ये हो गई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और ये आपका हो गई मित्रों द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस तरह से यही चीज़ इन्होंने कहा है कि अगर प्रेरणार्थक क्रिया जो है के साथ अपूर्ण भूत को छोड़, अपूर्ण भूत हमने आपको बताया क्या है, अभी भूतकाल के उदाहरणों में हमने देखा था कि पूर्ण भूत और भूतकाल के उदाहरण हमने देखा था। आपको हम एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। चला गया, तो यहाँ पर ये है आपका, देख लीजिए मित्रों, आपको ये अच्छे से हम दिखा दे रहे हैं। सामान्य भूत है, राम ने रोटी खाई। आसन्न भूत है, राम ने रोटी खाई है। अपूर्ण भूत है, राम ने को रोटी खाई थी।
संदिग्ध भूत हो गया, राम ने रोटी खाई होगी। हेतु हेतु मद भूत है, राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। अब हम आपको अपूर्ण भूत का एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, इसी में से लिख रहे हैं। उसका हो जाएगा राम रोटी खा रहा था। ये हो गया मित्रों आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल यानी राम रोटी खा रहा था, वो अभी खा चुका है कि नहीं। और वैसे भी मित्रों मैंने कक्षा 8 की बुक में एक वीडियो डाला है भूतकाल के नाम से, उसमें भूतकाल के बारे में बताया गया है। अगर परेशानी है तो आप उसमें देख लीजिए, मैंने आपको कुछ उसमें स्पेशल लर्न करने का मैनर भी बताया है, आप यहाँ भी सुन सकते हो। सामान्य आसन्न पूर्ण अपूर्ण संदिग्ध हेतु हेतु मद। भूतकाल को अगर आपको याद करना है तो मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा। सामान्य आसन्न पूर्ण अपूर्ण संदिग्ध हेतु हेतु मद। खैर हम लोग जहाँ थे वहाँ चलते हैं मित्रों। तो हम लोग कहाँ थे, तो ये है लास्ट में हम लोग थे, ये यानी ने का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ बताया है मित्रों कि मैंने उसे पढ़ाया और उसने 1 रुपया दिलवाया। यहाँ देख लीजिए दोनों ही प्रेरणार्थक क्रिया है। मैंने अभी लिखा था कि जैसे पढ़ना हो गया, फिर पढ़ाना हो गया, फिर पढ़वाना हो गया, ये आपका प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। अंग्रेजी में शायद आपका इसमें मेक लगाकर बनता है या मेक के स्थान पे हैज भी लगाकर बनता है। काजेटिव वर्ब अंग्रेजी में होता है। मेरा अंग्रेजी से फिलहाल विशेष मतलब नहीं है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये हो गया मित्रों, मुझे आशा है हम लोग समझ गए होंगे कि यहाँ अपूर्ण भूत यानी रहा था, रही थी, है, तो उसमें आपका नहीं लग रहा है प्रेरणार्थक क्रिया में। नहीं तो जैसे मैं उससे पढ़वा रहा था, मैं उससे, यहाँ मैंने एक लिखा देखिए, मैं उससे पढ़वा रहा था या मैं उससे पढ़वा रहा था। अब यहाँ आप देखिए, इसमें यहाँ ने लगने का कोई तुक ही नहीं है, तो बस सीधे सीधे है, सामान्य से चीज़ें, हमें केवल नियम जानना है। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, इधर लास्ट है मित्रों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में कर्म कारक पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पढ़ चुके 5 नंबर तक। अब ये हम लोग पढ़ लेते हैं ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो इसके बाद और एक पेज होगा, ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता, ये देख लीजिए। तो इन्होंने ये चीज़ कहा कि ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता, सकर्मक क्रियाओं के साथ नहीं दिख रहा है, आप यहाँ से देख लीजिए। कहा इसमें इन्होंने कि सकर्मक क्रियाओं के साथ, कर्ता के साथ, सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ भविष्यत काल में ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। यानी अगर क्रिया क्या हो, सकर्मक, ये क्या बता रहे हैं मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ। क्रिया होनी चाहिए सकर्मक और वो कर्ता के साथ हो, जैसे मान लीजिए राम हो गया, और उसके बाद है भविष्यत काल में, तो सकर्मक हो, कर्ता हो और वो भविष्य काल हो, तो ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, राम, अब सकर्मक क्रिया, राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये राम है, पढ़ना सक्रियक है। सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे इसकी, वाक्य में पहले आप क्या लगा दीजिए, अगर नहीं आता है तो आप कैसे लगा दीजिए, अपने आप आपको मित्रों कर्म मालूम हो जाएगा।
अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक जैसे क्या पढ़ेगा, तो पुस्तक पढ़ेगा, उत्तर मिला तो ये सकर्मक हो गया क्रिया। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो आकर्मक हो जाएगा। एकदम आसान सा। फिर इसके बाद है दूसरा, इन्होंने कहा है क्या कि दूसरे का इन्होंने ये चीज़ बताया है कि बकना, बोलना, भूलना। कहा ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक हैं। पहली बात तो इन्होंने ये बताया ये सभी क्रिया सकर्मक है। क्या क्या? बकना, बोलना, भूलना। बकना, बोलना, भूलना ये सभी क्रियाएं क्या हैं? सकर्मक। फिर भी कहा इन्होंने अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन्न और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के चिन्ह का व्यवहार नहीं होता। अपवाद स्वरूप कर्ता के चिन्ह का व्यवहार, जैसे वह बका, मैं बोला, वह भूला, मैं भूला। फिर कहा हाँ, बोलना क्रिया में कहीं कहीं ने आता है। तो ये है बोलना क्रिया में कहीं कहीं ने आता है। तो जैसे इन्होंने, मैं इस चीज़ का है कि बोलना क्रिया में कहीं कहीं ने आता है, इसी का मैं एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लिखते हैं उसने बोलियां बोली, उसने बोलियां बोली। तो ये है आपका, जबकि ये क्रिया सकर्मक है, भूतकाल में है, फिर भी यहाँ पे ने का चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो बोलना क्रिया में कहीं कहीं आता है। और इसके बाद मित्रों हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ते हैं कर्म कारक। तो ये थोड़ा सा इसमें और है, जो हमने लिखा वो सेंटेंस यहाँ लिखा गया है मित्रों कि उसने बोलियां बोली। यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड आकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं खा चुका हूँगा, ये एग्जाम्पल हो गया, अंतिम खंड आकर्मक है। वह पुस्तक ले आया, तो यहाँ देखिए ये आपका संयुक्त क्रिया है, ले आया। अब ये मत बोलिएगा यहाँ कि यहाँ क्या ले आया। संयुक्त क्रिया का इन्होंने ये बताया है, ये है आपका संयुक्त क्रिया। और इन्होंने ये कहा अंतिम खंड अकर्मक हो तो संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड आया है। अब आप यहाँ सवाल कर सकते हो क्या आया, तो कोई उत्तर मिलेगा। तो अंतिम खंड क्या है? अकर्मक है, इसलिए इसमें क्या ने का प्रयोग नहीं होगा। मुझे आशा है हम लोग समझ गए होंगे। यहाँ भी है उसे रेडियो ले जाना है, तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं उसे रेडियो ले जाना है। अब यहाँ अगर हम ये बोलते हैं जाना, ये अंतिम खंड हो गया। इसको अगर हम बात करते हैं ये अंतिम खंड, तो अंतिम खंड है जाना। अब हम इससे कहें कि क्या जाना है, तो आपको कोई कर्म मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ है जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह खा चुका, मैं पानी पीने लगा, उसे पटना जाना है। तो इन्होंने यही चीज़ बताया मित्रों कि अगर है क्या लगना, जाना, सकना, चुकना, तो यहाँ पर आपका ने का प्रयोग नहीं होगा, केवल इन्होंने ये बताया है। बस मुझे आशा है मित्रों हम लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे पे हम लोग कल कर्म कारक पढ़ेंगे। और अभी क्या है कि मित्रों बोर्ड पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अभी थोड़ा स्टैंड हमने मंगाया है, क्योंकि मेरे पास जो स्टैंड है वो थोड़ा कम ठीक था, और स्टैंड आ जाएगा कल परसों तक। तो हम लोग फिर यही सभी चीज़ें बोर्ड पर पढ़ेंगे। और यहाँ मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड पे या वैसे पढ़ाने में कोई डिफरेंस होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जो है कारक, कर्म कारक। तब तक के लिए मित्रों सभी लोगों को गुड नाइट।